तो L1 इस तरीके से L1 में 3 आ गया। क्लियर है बात? ठीक है। जी सर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको U12 मिल गया 1/3। ओके। यस सर। थर्ड कॉलम जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको U13 मिल गया -1/3। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ। तो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपको L21 मिल गया 2। जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से L22 आपको मिलेगा, क्योंकि L21 भी आपके पास पहले से मौजूद है और U12 भी है। वो वैल्यूज यहाँ पुट करके जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया रिलेशन को तो L22 आपको मिलेगा -26/3। क्लियर? नेक्स्ट, आपने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपको 2 3 मिला और वो है -5/26। क्लियर? जी सर। अब आप थर्ड रो बारी बारी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास L31 आए। जब सेकंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास L32 आए। क्लियर? जी सर। इसी तरीके से जब आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो L33 आ गया आपके पास। इस तरीके से देखें, आपने 9 अननोन्स जो थे L और U में वो सारे के सारे फाइंड कर लिए। इन वैल्यूज को अब आप L और U में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा इस तरीके से L और U। क्लियर? जी सर। अब जो आपने सिस्टम शुरू में एज्यूम किया था AX = B, ठीक है, तो आप सिस्टम को लिख सकते हैं क्योंकि आपने L और U में मैट्रिक्स A को डिकम्पोज कर लिया। यहाँ से एक ही जगह पर हम LU लिख सकते हैं। क्लियर? जी सर। यहाँ पर आप एसोसिएटिव लॉ यूज करते हुए आप लिख सकते हैं L × UX = B। क्लियर? जी सर। अब अगर आप UX को Y ले लें तो ये आपके पास सिस्टम बन जाएगा LY = B। मतलब कि आपने सिस्टम AX = B को दो नए सिस्टम में डिकम्पोज कर लिया। एक उसमें से LY = B है जबकि दूसरा UX = Y है। इनमें से पहले आप किस सिस्टम को सॉल्व करेंगे? जी सर, LY = B को। जी, क्योंकि इसमें सिर्फ Y अननोन है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, Y फाइंड करेंगे और दूसरे सिस्टम में पुट करके आप X फाइंड करेंगे। क्लियर? जी सर। पहले पहले किस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को या थर्ड को? सर फर्स्ट को। फर्स्ट को। फर्स्ट को जब आप मल्टीप्लाई किया तो आपने Y1 फाइंड किया। इसी तरीके सेकंड रो से आपने Y2 निकाल लिया और थर्ड रो से आपने Y3 निकाला। क्लियर? जी सर, क्लियर। तो ये आपके पास Y आ गया। अब इसके बाद आप सिस्टम UX = Y को सॉल्व करेंगे। UX U X आपके पास अननोन है, Y आपने अभी फाइंड किया, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। अब आप देखें, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे या पहले थर्ड को? थर्ड को सर। थर्ड को किया तो आप यहाँ से ये Z मिल गया। क्लियर है बात? जी सर। जी सर। अब आप सेकंड रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको Y मिलेगा और थर्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको X मिल जाएगा। क्लियर है बात?
जी सर। लिहाजा आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो है क्लियर। जी सर। जी सर। इसको आप अपने गिवन सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन सही है या क्लियर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट जुलस्की मेथड है, ये भी ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन टेक्निक है। पिछले दोनों मेथड्स की तरह इसमें भी आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, सबसे जी पहले सर। सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप एज्यूम करेंगे ए जो है वो एल यू के इक्वल है। ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन टेक्निक में तीनों मेथड्स में ये बात कॉमन है कि आपने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को एल यू प्रोडक्ट में डिकम्पोज करना है। क्लियर। जी समझ आ गई ना बात की। जी जी सर। सर जी। अब डुलिटल मेथड में आपने एल का डायगोनल 1 लिया था, जी सर। ऐसा ही है। जी काउंट सर। यस सर। मेथड में आपने यू का यू डायगोनल 1 लिया। ठीक है। यू का डायगोनल। जी सर। अब चुलिस्की मेथड में आप एल और यू दोनों के डायगोनल को सेम लेंगे, लेकिन 1 1 नहीं लेंगे, अननोन ही लेंगे। क्लियर है ना बात। जी तो सर। मैं इस तरीके से एल और यू को एज्यूम करता हूँ। देखिए जरा किस तरह से देखिए, एल और के दोनों डायगोनल्स मैंने सेम लिए, अननोन। आप दोनों में L11 L22 L33 ले लें या U11 U22 U33 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का डायगोनल आपने सेम लेना। क्लियर। जी सर। ये U11 लिखने से या L11 लिखने से वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वैल्यूज सेम ही रहेंगी, ये सिर्फ नाम रखें। ठीक है। जी सर। उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तरतीब से, पहले फर्स्ट रो को तीनों कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड रो सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ। ठीक है। जी सर। ठीक है। सर। तो जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये L1 स्क्वायर आएगा यहाँ पर। जी सर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास L1 में वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर। जी सर। जी सर। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट लेने से आपके पास प्लस माइनस साइन आएगा। जी सर। ठीक है ना। लेकिन आपने ए की वैल्यू एज्यूम करनी है, या आप पॉजिटिव ले लें या आप नेगेटिव ले लें। ठीक है। जी सर। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ठीक। अगर आप जी सर। प्लस वैल्यू लेते हैं तो फिर पूरे प्रॉब्लम में जब भी आपको स्क्वायर रूट लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। जी सर। ये नहीं कि कभी पॉजिटिव वैल्यू ले लें और कभी नेगेटिव वैल्यू ले लें। जी सर। ठीक है। अगर आपने पहली दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लिया है तो फिर पूरी प्रॉब्लम में जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब सेकंड कॉलम से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास U12 आ गया। थर्ड से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो U13 आ गया। क्लियर है ना बात। जी जी सर। नेक्स्ट, आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो L21 है। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो यहाँ पर L22 आया। क्लियर। ये वैल्यू आयोटा की फॉर्म में आई। क्लियर।
जी सर। ठीक है ना। जी सर। इसी तरीके से जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो u23 जो आएगा वो ये वैल्यू आएगा, ये भी आयोटा की फॉर्म में आएगा। जी सर। कंफ्यूजन यहाँ तक। नो सर। नो सर, क्लियर है सर। चलो यहाँ तक। अब थर्ड रो को बारी बारी तीनों कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास L31 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे L32 आएगा। अच्छा, जब आप पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कहीं कहीं आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा। जी सर। ठीक है ना। डिनोमिनेटर में आयोटा ऊपर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी सर। तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाता है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। -1। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आयोटा जहाँ आकर के नीचे आया है उसको ऊपर किया। क्लियर। जी। जी सर। नेक्स्ट, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ। तो इस तरीके से देखिए, मैट्रिक्स एल और जो अननोन थे, 9 अननोन थे, वो आपने फाइंड कर लिए। इनको जी जब सर। आप एल और यू में पुट करेंगे तो ये एल और यू आपके पास बनेंगे। क्लियर। जी सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना, क्योंकि मैट्रिक्स ए डिकम्पोज हो चुका है एल और यू में, लिहाजा सिस्टम ए एक्स इक्वल बी में ए की जगह पर आप लिख सकते हैं एल यू। क्लियर। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हुए इस लेफ्ट साइड को आप लिख सकते हैं एल इंटू यू एक्स इक्वल बी। बिल्कुल पिछले मेथड्स की तरह, अगर यू एक्स को आप एज्यूम कर लें वो वाई के इक्वल है तो ये जो सिस्टम आपके पास है ये बन जाएगा एल वाई इक्वल बी। जी सर। यहाँ पर पहले एल वाई इक्वल बी को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के एल लिया, वाई आपने बी आप, तो फर्स्ट रो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से y1 मिलेगा। इसी तरीके से जब आप सेकंड रो से करेंगे तो y2 मिल जाएगा। जब थर्ड रो से करेंगे तो आपको y3 मिल जाएगा। क्लियर। कोई कंफ्यूजन? जी सर, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपके पास y आ गया। ठीक है ना। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। यस इस सर। y को यूज करते हुए आप सिस्टम यू एक्स इक्वल y में x कैलकुलेट कर। ठीक है। अब थर्ड रो को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास z 1 आ जाएगा। जी सर। जब आपने सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया तो y आपके पास 1 आ, तो x आपके पास 1 आ जाएगा। मैं जल्दी से लिखती है। जी सर। लिहाजा जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो 1 1। हमने तीनों मेथड से एक ही बात लिखी, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व की है। ठीक है। जी सर। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को तो बताएंगे इस। सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हम ये 3 मेथड यूज कर रहे हैं, क्या हम बता सकते हैं कि एक मेथड का दूसरे पर क्या एडवांटेजेस है, इनमें कोई है फर्क नहीं, इसमें ऐसी क्यों कोई चीज, इस्तेमाल। ऐसे कोई चीज नहीं। ठीक है। ऐसा कोई जी। मेथड में दूसरा मेथड क्यों कर रहे हैं जबकि एक हमारे पास मेथड है। ठीक है। इसमें यहाँ पर ऐसी कोई बात, जी। एडवांटेजेस कोई नहीं, किसी का कोई जी। ऐसा ड्रॉबैक नहीं। जब कोई मेथड जी। तो हम दूसरा
दूसरा मेथड फाइंड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जी सर। बाज़ औक़ात ये चीज़ें होती हैं, बाज़ मेथड फेल होते हैं तो हमें हमें किसी दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों मेथड्स में ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तीनों मेथड्स अपनी अपनी जगह पर डिफरेंट, क्लियर? ठीक है, तो जी देखिए सर। बात इसमें बड़ी सिंपल है, तीनों में डायगोनल फ़र्क ले लिए। कैलकुलेटर में L1 ले लिया, L में 1 ले लिया था, क्राउड में U में 1 ले लिया था, जबकि चुलस्की में दोनों सेम ले लिए, ठीक है। बस ये इतना बड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इतने के फ़र्क से नए मेथड बन गए, ठीक है। तो अब आप सोचें कुछ और करके कोई नया मेथड बन सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी ना, ऐसी खास बात तो नहीं थी। और अगर आप देखें ये क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा लेंथी हैं। इससे पहले AX इक्वल B को जब हमने सॉल्व किया था पुरानी टेक्निक से, क्रैमर रूल से या गॉस सेडल मेथड से या गॉस एलिमिनेशन मेथड से या इन्वर्टेड मेथड से, वो इससे छोटे थे। जी सर। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये एक नई टेक्निक है, ठीक है ना। जी सर। ये इनमें जी ये सर। नहीं है कि गॉस सेडल मेथड कहीं पे जाके फेल हो जाता है, सॉरी गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड कहीं पे जाके फेल हो जाता है तो हमें नए मेथड्स की ज़रूरत पड़ी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जी सर। बस नया मेथड है, ठीक है। जैसे आप जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, एक ही बात है, जी। ठीक है। क्वाड्रेटिक जी सर। फार्मूला भी स्क्वायर कंप्लीट करके हमें मिला, ठीक जी। है ना बात, बस नई टेक्निक हमें मिल गई है, क्लियर? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? हेलो, जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आर्बिट्रेरी मेथड्स हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। इसमें आर्बिट्रेरी मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो है जैकोबी मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। ये मैथमेटिशियन जैकब जैकोबी के नाम से है, इसी ने ये यूज़ किया था। जैकोबी मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, तो ये हमने सिस्टम लिखा है, ठीक है, क्लियर? यस सर। जी सर, क्लियर। अच्छा, ये मेथड जो है सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक बात, ठीक है। यस सर। दूसरी बात ये है कि जो मैट्रिक्स ए बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होगा, आवाज ड्रॉप हो रही है। पास प्रॉब्लम है तो उसी में बोल रहा हूँ जिसमें पहले बोल रहा था, ठीक है, उतना ही ऊंचा बोल, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ए जो है सर शायद नेट पे शुक्र। उसमें उसके मेन डायगोनल में जीरो नहीं चाहिए, क्लियर? यस सर। अगर कहीं पे जीरो है इसके मेन डायगोनल में तो आप इन इक्वेशंस की तरतीब को बदल दें, क्लियर? यस लेकिन सर। अगर पहली इक्वेशन को दूसरी से तब्दील कर दें, फर्ज करें यहाँ पर ए,
क्वेश्चंस की तरतीब बदलने से आप मेन डायगोनल में जीरो को खत्म कर सकते हैं। मैं ये दो बार क्लियर। एक तो सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए, दूसरा इसके मेन डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मेन डायगोनल में जीरो है तो आप इक्वेशंस की तरतीब को बदल कर वहां से मेन डायगोनल में जीरो खत्म करें। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, तो अच्छा, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि कल मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है अभी। डायगोनल एलिमेंट जो है, ठीक है, जैसा कि ये आपको सिस्टम नजर आ रहा है, इस सिस्टम में पहला डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? A11 A11 अपनी रो के बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। ठीक, हेलो। यस सर। क्लियर है सर। जी सर। यानी कि अगर आप A12 A13 A1n इन सबको जमा करें तो A1 बड़ा होना चाहिए। क्लियर? जी सर। दूसरी रो में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? 100 होना चाहिए। A22। ठीक है, A22 जो है अपनी रो के बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। बाकी एलिमेंट कौन से हैं? A21 A23 A2n, इन सब के सम से A22 बड़ा होना चाहिए। क्लियर? जी क्लियर है सर। सर जी। सर समझ आ गई ना बात की? यस ठीक, सर। इसी जी तरीके से सर। हर रो का जो डायगोनल एलिमेंट बन रहा है वो बाकी एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिस्टम कन्वर्ज करेगा लास्ट में, यानी कि आपको सॉल्यूशन लाजमी मिलेगा। अदरवाइज कन्वर्जेंस में और मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर जी। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम, ठीक है। नो सर। सबसे पहले जी सर। आप गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि AX इक्वल B की फॉर्म। इसके बाद मैट्रिक्स A को डिकम्पोज कर देंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। इस तरीके से कि अगर इन तीनों मैट्रिसेस को आप जमा करें तो आपके पास A आ जाए। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन पिछले तीन मेथड्स में हमने जो डिकम्पोजिशंस दी थी उनसे बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों मैट्रिसेस को हमने जमा कर। ठीक है, ये आपके पास ये जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, यहाँ से अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना चाहें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? जीरो ऊपर होते हैं सर लोअर में। जीरो ऊपर। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल भी जीरो होता है। ठीक है,
जी सर। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल भी 0 होता है। जी क्लियर? सर। जी सर। Yes, sir. Clear. यानी कि इस सिस्टम से जो आप एल लेंगे, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 लिख देंगे, जबकि डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है, डायगोनल के नीचे कौन से एलिमेंट है? A21, AN1, AN2, ये आ जाएंगे। क्लियर? और ये बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक? Yes, sir. जबकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर भी 0 होता है, डायगोनल के नीचे भी 0 होता है। ठीक? ठीक है? Yes, जी sir. सर। Clear है. 1 1 A22 ANN हो जाएंगे। ठीक है? जबकि यू मैट्रिक्स में स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल भी 0 होगा। और यू में आपके पास A12 A1N A2N आ जाए। क्लियर? Yes, sir. Clear. No, sir. No confusion. जी शाबाश। Clear है. सर अच्छा, Yes, sir. है. सर आप एक मैट्रिक्स लिखें जिसमें फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड 8 9। जी सर जी ठीक है? अब इस ए मैट्रिक्स को मैं डीकंपोज करूंगा एल यू और डी में, इस तरीके से कि अगर इन तीनों को जमा करें तो आपके पास ए आ जाए। तो एल क्या होगा? सबसे पहले देखें, एल में आप डायगोनल भी सारा 0 लिख दें और डायगोनल के ऊपर भी सारे एलिमेंट 0 लिख दें। तो डायगोनल में आएगा 0 0 0 और डायगोनल के ऊपर भी 3 एलिमेंट 0 0 0 आएंगे, जबकि डायगोनल के नीचे आएगा 4 7 8। जी सर जी Yes, sir. Clear. समझा कि नहीं बात की? जबकि डी डी मैट्रिक्स क्या बनेगा? डी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आएंगे 1 5 9, जबकि बाकी एलिमेंट सारे के सारे 0 हो जाए। ठीक है? Yes, sir. यू मैट्रिक्स में डायगोनल भी सारा 0, डायगोनल के नीचे भी सारे एलिमेंट 0, जबकि डायगोनल के ऊपर क्या आएगा? 2 3 6। ठीक है? Yes, जी sir. सर। अगर आप इन तीनों को जमा करें तो आप देखेंगे ए आपको मिल जाएगा। जी सर। कोई प्रॉब्लम? Clear है, sir. जी। अब देखें, मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल बी लिया आपने? नो सर। सिस्टम नहीं नहीं, ये मैं शो कर रहा हूँ आपको स्लाइड पे। Yes, sir. ए एक्स इक्वल बी लिए। अब हमने ए को डिकम्पोज कर लिया
L प्लस डी प्लस यू में, ठीक है, किया जा सकता है ना। यस अभी सर, मैंने आपको एग्जाम्पल में करके दिखाया, यस सर, ठीक किया है। जा सकता है। यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। यस अब ये सर, जो आखिरी इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें आपके पास dx है, जिसमें d होगा उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकियों को आपने राइट साइड पे ले जाना है। क्लियर? यस जी सर, सर। अब अगर d को राइट साइड पे लेके जाना होगा तो वो d इनवर्स हो जाएगा। जी क्लियर है सर। बात? यस सर, और जी सर। इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आप देखें d आपका लेफ्ट साइड पर है तो d जी सर। इनवर्स भी आपका लेफ्ट साइड पर ही होगा, उसको राइट साइड पर नहीं लिख देना। जी सर। क्लियर? यस जी सर, सर। जी सर। तो यहाँ पर ये जो d है, मैंने आपको पहले बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स है। L आपके पास स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U आपके पास स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? यस सर, इस फार्मूले से आप एक आइटरेटिव स्कीम लिखेंगे, ठीक? कैसे लिखेंगे? देखें, ये जो लेफ्ट साइड पर x है, ठीक है, इसकी जगह पर लिख देंगे xn+1, ठीक है। जो राइट साइड पर x है जी सर। उसकी जगह पर आप लिख देंगे xn, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख कर दिखाया, ठीक है। जी सर। ठीक है ना बात? यस सर, दिस फार्मूला इज कॉल्ड जैकोबी आइटरेटिव स्कीम, ठीक है। दिस फार्मूला इज कॉल्ड जैकोबी आइटरेटिव स्कीम। क्लियर है बात? जी सर। जी जी कोई सर। कोई कंफ्यूजन तक? नो सर। क्लियर है सर जी। समझ आ गई ना बात की? अब ये देखिए, ये जो n लिखा है जी सर। इसमें n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से स्टार्ट करिए। अगर मैं 0 ले लूँ सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? x1। x1। राइट साइड पर x0 आ जाएगा, ठीक है ना। जी सर। राइट साइड पर x0 आ जाएगा। x0 हम खुद एज्यूम करेंगे क्या लेना है, जैसा कि पिछले चैप्टर में आप इनिशियल गैस लेते थे, जी सर। ठीक है। तो x0 आपका इनिशियल गैस है। x0 जब आप राइट साइड में पुट कर देंगे तो L भी आपके पास मौजूद है, U भी आपके पास मौजूद है, B भी आपके पास मौजूद है, D भी आपके पास मौजूद है, सारी चीजें मालूम। x0 आप जी खुद एज्यूम कर लेंगे। तो जब आपने x0 खुद एज्यूम कर लिया तो राइट साइड पे सारी चीजें मौजूद है, इन सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करके आपको x1 मिल जाएगा। क्लियर? जी सर। तो फिर सेकंड आइट्रेशन करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में आप n1 ले लेंगे, लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा?